ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, इसमें हम पढ़ेंगे डाफर टैक्स लायबिलिटीज़। बेटा हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ पढ़ रहे थे ना, हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़ के 4 सब हेड्स हैं: लॉन्ग टर्म बोरिंग, डाफर टैक्स लायबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लास्ट वीडियो में मैं आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम पढ़ेंगे डाफर टैक्स लायबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। डाफर टैक्स लायबिलिटीज़ होता क्या है आपको पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि डाफर टैक्स लायबिलिटीज़ को हम बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटीज़ में सेकंड सब हेड में लिखते हैं डाफर टैक्स लायबिलिटीज़ को। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बात आती है अदर नॉन करंट लायबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। अब ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कौन सी लायबिलिटीज़ हैं? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ हैं जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नहीं हैं, जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नहीं हैं और जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नहीं है, लेकिन उनको हमने कब सेटल करना है? उनको हमने 12 महीने के बाद या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद रीपे करना है। ऐसी लायबिलिटीज़ जो आपकी 12 महीने के बाद रीपे होंगी और ऑपरेटिंग साइकिल के बाद रीपे होंगी, उन लायबिलिटीज़ को हम अपनी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में लिखते हैं बेटा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट जो आपके एनसीईआरटी के बुक में जो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के बारे में लिखा हुआ है उतना आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन एनसीईआरटी में आ जाता है। एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ है जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नहीं है और जिसको हमने 12 महीने के बाद और या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद वापस पे करना है। जैसे एग्जाम्पल है प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स हमारे होते हैं, डिवेंचर्स क्या होता है? लोगों से लोन लेना। कंपनी जब लोगों से लोन लेती है उसको डिबेंचर इशू करना बोलते हैं। अब लोन लेती है तो वापस भी करना पड़ेगा। अब जब वापस करती है, 100 रुपये का डिबेंचर था और इशू करते समय उसने प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको 120 रुपये वापस करूँगी, 20 रुपये एक्स्ट्रा वापस करूँगी। ये 20 रुपये जो एक्स्ट्रा वापस करने का प्रॉमिस किया, ये प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है। ये मैंने 120 रुपये वापस देने कब है, ये 20 रुपये एक्स्ट्रा देने कब है? जब मेरे डिबेंचर्स रिडीम होंगे। रिडीम कब? डिबेंचर्स मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, तो इसके ऊपर जो मैंने 20 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पर, ये मेरी क्या है? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है ना। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये है मेरी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। उसके बाद प्रीमियम रिपेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, इक्विटी शेयर्स नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो भी रिडीम किए जाते हैं। रिडीम करते समय उसके ऊपर हम अगर हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स पर एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं, तो वो भी हमारी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में लिखा जाता है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में, तो उसको याद कर लेना। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। ये प्रोविज़न्स क्या है? प्रोविज़न्स क्या होते हैं? प्रोविज़न्स बेटा, हम कुछ अमाउंट सेट असाइड, जैसे रिजर्व्स होते हैं ना, रिजर्व्स तो हमारे प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट हम अलग रख देते हैं, प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा अलग रख देते हैं, तो उसको बोलते हैं रिजर्व। लेकिन जो प्रोविजंस है, प्रोविजंस प्रॉफिट नहीं है, अलग से हम कुछ पैसा अलग रख देते हैं, प्रॉफिट में से नहीं, रखना ही रखना है, रखना ही रखना है। ये चार्ज है, जैसे एक्सपेंसेस होते हैं ना, करने ही करने हैं, तो प्रोविज़न कुछ ऐसा पैसा अलग रख लिया जाता है फ्यूचर लायबिलिटी को मीट करने के लिए। फ्यूचर में कोई हमारी लायबिलिटी, फ्यूचर में कोई हमारे सर पे लायबिलिटी आने वाली है, उस लायबिलिटी को मीट करने के लिए हम पैसा अलग रख रहे हैं। और ये जो लायबिलिटी आने वाली है, ये लायबिलिटी 12 महीने के बाद आएगी या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद आएगी। तो ऐसे जो प्रोविज़न्स बनाए जाते हैं, ऐसे लायबिलिटीज़ के लिए जो प्रोविज़न्स बनाए जाते हैं, उसको हम लॉन्ग टर्म प्रोविज़न्स बोलते हैं। अब इसका उल्टा देखो, अभी मैं आपको साथ के साथ ही समझा देती हूँ। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म प्रोविज़न्स होते हैं कि जो पैसा आप अलग रख रहे हो, किस लायबिलिटी के लिए रख रहे हो? जो लायबिलिटी हमारी 12 महीने के अंदर अंदर आ जाएगी या फिर ऑपरेटिंग साइकिल में आ जाएगी। तो उस लायबिलिटी के लिए अगर आप पैसा अलग रख रहे हो तो वो आपका शॉर्ट टर्म प्रोविज़न हो गया। ठीक है। और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न वो प्रोविज़न है जिसकी लायबिलिटी आपकी 12 महीने के बाद आएगी या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद आएगी। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न्स के एग्जांपल देखते हैं। क्या क्या एग्जांपल देखते हैं? जैसे कि आपका कोई एम्प्लॉय रिटायर होने वाला है 12 महीने के बाद, आपने उसको ग्रेजुटी पे करनी है। जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको पैसा दिया जाता है, आपने ग्रेजुटी पे करनी है। अब उस वो रिटायर होने वाला, उसको आपने अर्नड लीव पे करनी है, 12 महीने के बाद रिटायर होने वाला है, उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने हैं। तो ये आपका एक तरीके से लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है। ये आपका 12 महीने के बाद ये लायबिलिटी आनी है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है तो आनी है। तो उसके लिए आप पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हो, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न्स बनाना शुरू कर देते हो। ये आपकी हो गई लॉन्ग टर्म प्रोविज़न्स। अब है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ हैं
जो आपकी 12 महीने के अंदर अंदर सेटल्ड हो जाएंगी या फिर ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल हो जाएंगी। तो करंट लायबिलिटीज़ के 4 सब हेड थे। पहला सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरिंग, ठीक है। दूसरा सब हेड है ट्रेड पेबल। तीसरा सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। चौथा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वो बोरिंग्स हैं जो आपने 12 महीने के अंदर अंदर रीपे कर देनी है, वापस कर देनी है, या फिर आपने ऑपरेटिंग साइकिल में रीपे कर देनी है। तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे मैंने आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के कुछ एग्जांपल याद करवाए थे ना, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म बोरिंग के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये आपने याद करने हैं। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर पार्टी से लोन लिया जो 12 महीने के अंदर वापस करना है, डिपॉजिट्स, अदर लोन एंड एडवांसेस। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये आपने याद करने हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेड पेबल्स। ये ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं? ट्रेड पेबल्स होता क्या है, आपको पता है, क्रेडिटर्स आपने पढ़ा था ना क्लास 11th में। क्रेडिटर्स आपको पता है, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे आप उधार पे गुड्स खरीदते हो। और कुछ क्रेडिटर्स आपके बिल पेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में पढ़ा था आपने क्लास 11th में। सारे क्रेडिटर्स नहीं, कुछ क्रेडिटर्स बिल पेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल्स, कुछ क्रेडिटर्स, जितने आपके क्रेडिटर्स हैं और जितने आपके बिल पेबल्स हैं, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो हो जाएगा ट्रेड पेबल, ठीक है। ये तो आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो आपकी ये करंट लायबिलिटी में ही आएगा। ये आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो ये आपका करंट लायबिलिटी में ही आएगा, ट्रेड पेबल्स, ठीक है बेटा। अब आता है अदर करंट लायबिलिटीज़। ये अदर करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। क्यों बनाऊंगी? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आता ही है। कुछ 11 अदर करंट लायबिलिटीज़ हैं, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगी। अदर करंट लायबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं मैं आपको इसी वीडियो में बता चुकी हूँ। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न साथ साथ में आपको पता लग चुका है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म प्रोविज़न्स वो प्रोविज़न्स होते हैं जो होते हैं उन लायबिलिटीज़ के लिए बनाए जाते हैं जिन लायबिलिटीज़ को हम 12 महीने के अंदर अंदर या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे कर देंगे। जैसे कि मैंने अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए, एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, जैसे उनको मैंने जिम की फैसिलिटी देनी है, उनको मेडिकल फैसिलिटी देनी है, उसके लिए मैंने एक प्रोविज़न बना लिया। एक्सपेंसेस के लिए प्रोविज़न बनाया, जैसे कि मैंने ये खर्चा करना है तो उसके लिए प्रोविज़न बना के रख लिया। प्रोविज़न फॉर टैक्स, मैंने अगले महीने टैक्स पे करना है, उसके लिए प्रोविज़न बना लिया। तो ऐसे प्रोविज़न्स, ऐसे शॉर्ट टर्म प्रोविज़न्स वो प्रोविज़न्स होते हैं, उन लायबिलिटीज़ के लिए बनाई जाती हैं जो लायबिलिटीज़ हमारी विद इन 12 मंथ्स या फिर ऑपरेटिंग साइकिल में आने वाली हैं, ठीक है। ये एग्जांपल दिए हुए हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के कुछ। अच्छा, अब इसके बाद जो अदर करंट लायबिलिटीज़ है, इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन करूँगी अदर करंट लायबिलिटीज़ की, ठीक है, क्योंकि इट विल टेक टाइम।